बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पढ़ने के बाद जो थर्ड हम यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनकी कुछ खसूसियात फंजाई से मिलती हैं, इस वजह से इन्हें फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। इसमें दो मेजर क्लासेस हैं, जिनमें से एक स्लाइम मोल्ड और दूसरा वाटर मोल्ड। इनको हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे। इसमें दोनों के अंदर एक एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले जिस तरीके से हमने प्रोटोजोआ और एल्गी के जनरल फीचर पढ़े, ऐसे ही फंगस लाइक प्रोटिस्ट के कुछ जनरल फीचर की बात करेंगे। जनरल फीचर्स: some protists superficially resemble fungi in that they are not photosynthetic, and some have bodied formed of thread-like structure called hyphae. अब फंजाई के साथ इनकी दो खसूसियात बड़ी अहम मिलती हैं। एक तो फंजाई की तरह ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। और जो फंजाई की तरह इनकी दूसरी मेजर खसूसियत है जिस वजह से इन्हें फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है दैट दे फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। वेरी नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह कल ही हम इसकी बात करेंगे कि हाइफी क्या होते हैं। जो फंजाई की बॉडी होती है वो ब्रांच्ड होती है। अगर मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये किसी सरफेस के ऊपर फंजाई भी ऐसे लगे होते हैं और ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी ऐसे लगे हैं। तो ये जो ब्रांच्ड बॉडी होती है इसको हम नाम देते हैं दिस इज हाइफी। ये इसमें जो ब्रांचिंग है ये हाइफी। इसी तरीके से ये हाइफी फंजाई की भी हो सकती हैं और फंगस लाइक प्रोटिस्ट की भी इसी तरीके से हाइफी मौजूद होती हैं। ये देख सकती हैं आप, या ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट आर नॉट फंजाई फॉर सेवरल रीजंस, मगर इनको हम फंजाई भी नहीं कहेंगे क्योंकि फंजाई से इनकी कुछ खसूसियात मुख्तलिफ भी हैं। तो ये वाली फर्स्ट फीचर दो ऐसे हैं जो फंजाई से मिलते जुलते हैं। अब नेक्स्ट टू फीचर ऐसे आएंगे जो फंजाई से मुख्तलिफ हैं। एक तो इनके अंदर फंजाई से मोस्ट ऑफ दीज प्रोटिस्ट हैव सेंट्रियोल्स एंड प्रोड्यूस सेल वॉल। अब फंजाई के अंदर ना ही तो सेंट्रियोल होता है और ना ही उनकी सेल वॉल के अंदर काइटन होता है, जबकि जो फंगस है इनके अंदर सेंट्रियोल भी है और इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद है। तो ये अहम एमसीक्यूज भी है कि द सेल वॉल ऑफ फंगस लाइक प्रोटिस्ट कंटेन। एमसीक्यूज में हम पिक करेंगे सेलुलोज। तो इस लिहाज से इन दो पॉइंट्स के लिहाज से ये फंजाई से मुख्तलिफ भी हैं। टू मेजर ग्रुप्स हैं इसके, स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। यानी दोबारा से अगर रिपीट करूं मैं तो फंगस लाइक करेक्टरिस्टिक्स हैं फोटो नॉन फोटोसिंथेटिक होना और हाइफी। और फंगस से जो इसकी वेरियस या फंगस के से डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज है, दूसरा इनमें सेंट्रियोल मौजूद है। ये फंगस के ओपोजिट, ये फंगस से डिफरेंट इनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली यहाँ पे जो टाइप है दैट इज़ द स्लाइम मोल्ड और इसको कहा जाता है माइक्सोमाइकोटा। अब स्लाइम मोल्ड में पहला क्वेश्चन जो आता है फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, या इसी तरीके से क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, या इस तरीके से आ जाता है व्हाट इज़ द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड। फीडिंग स्टेज से मुराद वो लाइफ का स्पैन है, वो उसकी लाइफ के अंदर वो ड्यूरेशन है जिसमें वो फीड करता है। मीन्स जिसमें वो एक्टिव है, जिसमें वो फीडिंग भी करेगा, जिसमें वो न्यूट्रिशन भी गेन करेगा, जिसमें वो अपने लाइफ स्पैन को आगे बढ़ाएगा, उस फेज़ को हम बोल देते हैं फीडिंग फेज़ या फीडिंग स्टेज। इसकी फीडिंग स्टेज का एक स्पेसिफिक नेम है प्लाज्मोडियम। इसकी फीडिंग स्टेज को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। द फीडिंग स्टेज ऑफ द स्लाइम मोल्ड इज अ प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कैन ग्रो 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये साइटोप्लाज्म का मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस है और ये 30 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये 30 सेंटीमीटर या इससे भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो किसी ये चट्टान ये दरख्त के तने के ऊपर जो डिकेड ट्री का स्टेम है जिसे हम लॉग्स बोलते हैं, LOGS लॉग्स, जो तने होते हैं बड़े बड़े दरख्तों के, उनके ऊपर ये अटैच होते हैं। द प्लाज्मोडियम विच इज़ स्लाइमी इन अपीयरेंस, आप देख सकते हैं ये स्लाइमी है। ये इसके गिर्द एक स्लाइम लेयर मौजूद है जिसकी मदद से ये बहुत ज़्यादा शाइनी नज़र आ रहा है। स्लाइमी इन अपीयरेंस, स्ट्रीम ओवर डैम्प। स्ट्रीम का मतलब ये मूव करता है या ये ग्रो करता है ओवर डैम्प, डैम्स के ऊपर। डैम्प से मुराद यहाँ पर मॉइस्चर को बोलते हैं, मॉइस्ट सतह के ऊपर। डिकेइंग लॉग्स, डिकेइंग लॉग से मुराद डिके हो रहे
ट्रीज, उनके जो तने, जैसे ये आपको तना नज़र आ रहा है, दिस इज डिकेइंग लॉग, इसके ऊपर है, या ये भी डिकेइंग लॉग है इसके ऊपर। एंड लीफ लिटर, या फिर ये ग्रो कर सकता है जो टूटे हुए पत्ते हैं, लीफ लिटर हैं, उनका जो पत्ते गिरने के बाद उनका जो चूरा बन जाता है ज़मीन पर गिरे गिरे, उसको लीफ लिटर बोलते हैं। तो तीन तरह ये डैम सिचुएशन में डिकेइंग लॉग्स पे और लीफ लिटर पे ग्रो कर सकते हैं। इट ऑफन फार्म्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कवर अ लार्ज सरफेस एरिया, या ये नेटवर्क ऑफ चैनल बनाते हैं, जो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, ये नेटवर्क ऑफ चैनल भी बनाते हैं जो लार्ज सरफेस एरिया को करते हैं कवर। एज इट क्रीप्स लॉन्ग, जब ये मूव करते हैं आगे की आगे इन्होंने बढ़ते जाना है, इट इंजस्ट बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इन चीज़ों को ये खुराक के तौर पर इंजेस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फॉर्म रेजिस्टेंट हैप्लाइड स्पोर्स बाय मायोसिस विद इन द स्टाल्क्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ये आप देख सकते हैं कि जब इसकी लाइफ फॉर्म आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद हार्श कंडीशन है, हाई टेम्परेचर, या इस तरीके से कोई हाई पीएच वाले इन्वायरमेंट है, या डेसिकेशन है, इस सिचुएशन में ये अपने एक स्पोरेंजियम, ये आप जो एक बॉडी देख रहे हैं, ये दिस दिस इज अ स्पोरेंजियम, इस स्पोरेंजियम के अंदर हैप्लाइड स्पोर्स बनाते हैं छोटे छोटे, वो हैप्लाइड स्पोर्स है। और लफ्ज़ यूज़ किया गया स्टार्क्ड स्पोरेंजियम, स्टार्क का मतलब इस चीज़ को, ये डंडी, डंडी को कहा गया स्टार्क, जिसकी मदद से ये किसी लॉग के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर अटैच है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक स्पोरेंजियम बनाते हैं जो कि एक स्टार्क के साथ उस सरफेस के ऊपर अटैच होती है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या चीज़ है, हैप्लाइड स्पोर्स। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी तो ये स्पोरेंजियम ने बस्ट होना है, इसकी वॉल ने बस्ट कर जाना है, फट जाना है, इसमें से जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स बाहर निकलने हैं, स्पोर निकल के नेक्स्ट उन्होंने ग्रो करना शुरू कर देना है। When conditions become favorable again, spores germinate into biflagellate or amoeboid reproductive or swarm cells which unite to form diploid zygote. Zygote produce multinucleate plasmodium, each nucleus being diploid. अब इसमें मुकम्मल हमारे पास इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से दोनों लाइनों में बात आ जाती है कि सबसे पहले स्पोर्स हैं, स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे, स्पोर जर्मिनेट करने के बाद स्वार्म सेल या एमीबाइड बाईफ्लैजिलेट, ऐसे सेल्स हैं जिनके ऊपर फ्लैजिला मौजूद हैं, या ये मूव करते हैं अमीबा की तरह, वो बनाते हैं, और वो सेल जब मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। फिर जाइगोट नेक्स्ट मूव करता है प्लाज्मोडियम में, और प्लाज्मोडियम इज डिप्लॉयड, और वो प्लाज्मोडियम के अंदर फिर स्पोर बनेंगे। इस तरीके से वो दोबारा से स्पोर जर्मिनेट करेंगे, दोबारा से वो स्पोर डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे, वो डिप्लॉयड जाइगोट फिर प्लाज्मोडियम बनाएगा। इस तरीके से ये इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल हमारे पास है जो कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है, प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। इसकी एग्जाम्पल है फाइसेरम पोलिसिफेलम, is a model organism that has been used to study many fundamental biological processes को स्टडी करने में लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, मसलन सच एज ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। ये मुख्तलिफ रिसर्च प्रोसेस के लिए लैब के अंदर इस एक जो मेंबर है इसको यूज़ किया जा रहा होता है, दिस इज़ द यूज़। तो या तो इसमें क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, उसमें हम ये सारा लिखते हैं, या फिर पाँच दफ़ा इसके रिप्रोडक्शन के हवाले से आ जाता है, उसमें ये पॉइंट लिखते हैं, या फिर इसकी आ जाता है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, या इसका यूज़ क्या है, इसकी स्टडी, इसका यूज़ क्या है स्लाइम मोल्ड का, तो उसमें हम ये लिखते हैं कि जी इसके यूज़ के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड भी फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, ये ग्रो करता है मॉइस्ट सरफेस के ऊपर जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो, रेनी एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। इसके हवाले से यहाँ पे पढ़ेंगे, ओ माई सीड्स शो close relation with the fungi and have a similar structure but are now regarded as the more ancient group। लेकिन अब ये ancient group हो गया है, ये कहीं कहीं अब मिलता है, ये कह लें कि बहुत अब कम पाया जाता है, ये पुराना ग्रुप है। ancient mean primitive old। their cell wall contains cellulose। इसकी सेल इसकी सेल वॉल के अंदर भी सेलुलोज मौजूद है, नोट काइटन, काइटन नहीं है, और वो हमने स्टार्ट पे बात कर ली कि चाहे वो स्लाइम मोल्ड है चाहे वो वाटर मोल्ड है, दोनों के अंदर सेलुलोज ही है। देयर हाइफी आर ए सेप्टेट, इनके हाइफी जो है वो ए सेप्टेट हैं, मसलन इनके हाइफी के दरमियान कोई क्रॉस वॉल नहीं है, इनके हाइफी ए सेप्टेट हैं। ये सेप्टेट और ए सेप्टेट हाइफी हमने फंजाई के पहले ही टॉपिक में ये बात डिस्कस कर दी है डिफरेंस के फॉर्म में, वहाँ पे आपको ये पॉइंट कंप्लीटली समझ आएगा व्हाट इज ए सेप्टेट हाइफी।
क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आता है, हाउ वाटर मोल्ड हैव प्लेड इन फेमस रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री, के इंसानियत की तारीख में वाटर मोल्ड ने एक बहुत ही भयानक किरदार अदा किया है, वो क्या है। इसको ज़रा सुन लें ताकि फिर इसको जब आप पढ़ें तो रीड करें तो आपको समझ हो। हुआ ये कि एक कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर जो जैसे हमारे यहाँ पर एक फसल काश्त की जाती है सबसे ज़्यादा, वो है गंदम। हमारी सबसे वाइटल क्रॉप यही है। आयरलैंड के अंदर जो किसान सबसे ज़्यादा फसल काश्त करते थे 19वीं सदी में, आज से 200 साल पहले 19वीं सदी में वो फसल काश्त करते थे पोटैटो की। पोटैटो वहाँ पे बहुत कॉमन थे और उनका सारे का सारा गुजारा ही पोटैटो के ऊपर होता था, उसको सेल करके, वो पूरी इंडस्ट्री थी। अब हुआ यूँ कि 19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और उन बारिशों में ग्रो कर गई बहुत ज़्यादा वाटर मोल्ड। और उस वाटर मोल्ड के हाइफी जो हैं वो प्लांट की जो क्रॉप्स हैं, प्लांट की खेतों में जाके पोटैटो के साथ लग गए। पोटैटो के बॉडी के अंदर वो हाइफी चले गए, यानी अगर हम ओवरऑल कहें तो उन्होंने पोटैटो की फसल को नुकसान पहुंचाया। पोटैटो की सारी फसल ख़राब कर दी और वहाँ पे फेमाइन, वहाँ पे कहत आ गया, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात उनकी सारी की सारी लाइफ का दारोमदार ही पोटैटोज़ के ऊपर था। तो वो पोटैटो का फेमाइन आने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मर गए और बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट कर गए। माइग्रेट का मतलब है दूसरे इलाकों में नकल मकानी कर गए। तो इस हवाले से एक इसका बड़ा इनफेमस रोल है और स्पेसिफिक इसकी एक स्पीशी है जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसका ये बैड इम्पैक्ट था। अब इसको यहाँ रीड कर लें। ओमाइसीड्स इंक्लूड अ नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये उसका नाम है, विच हैव प्लेड इन फेमस रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री। It causes of the Irish potato famine of the 19th century. It causes a disease commonly known as the late blight of potato. इसने एक ऐसी डिजीज काज की जिसका नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये पोटैटोज की एक डिजीज थी। या बाज़ दफ़ा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी हम यही आंसर लिखते हैं, या ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए फिर भी हम यही आंसर लिखते हैं। बिकॉज ऑफ सेवरल रेनी कूल समर इन आयरलैंड इन 1840s द वाटर मोल्ड मल्टीप्लाइड अनचेक्ड। मल्टीप्लाइड अनचेक्ड का मतलब बहुत तेज़ी से वो डिवाइड हुई, काजिंग पोटैटो ट्यूबर्स टू रॉट इन द फील्ड्स। और पोटैटो के जो ट्यूबर्स हैं, पोटैटो के जो तने हैं, जो पोटैटो का पूरे अंडरग्राउंड ट्यूबर होता है, उसको नुकसान पहुंचाया। सिंस पोटैटोज वर द स्टेपल ऑफ आयरन फीजेंट्स, फीजेंट्स किसान को बोलते हैं, स्टेपल उनकी जो है वो इकोनॉमिक का उनकी जो तमाम तर आमदन का ज़रिया थे और ज़्यादातर हिस्सा यही थे। तो इसकी वजह से जब ये कहत आ गया, इसको खाते भी सबसे ज़्यादा थे, इस वजह से बहुत से लोग, मैनी पीपल ऑलमोस्ट 2,50,000 टू द 1 मिलियन लोग स्टार्व टू द डेथ, वो भूख की वजह से मर गए। द फेमाइन prompted a mass migration out of the Ireland to such countries as the United States। तो बहुत ज़्यादा लोग फिर वहाँ से इसके नियर में जो यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका, वहाँ पर नकल मकानी कर गए। तो इस लिहाज से ये दोनों क्वेश्चन हम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए जाएंगे जिसको आप प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।